हमीद शाहिद की बुक चैप्टर 10 है यस सर, चैप्टर नंबर 10। और पेज नंबर 397। अच्छा जी, तो पहले हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है ना, उसमें हमने सीखा कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है। वो या तो प्रोपोर्शनल चेंज होगा या नॉन प्रोपोर्शनल चेंज होगा। प्राइस में चेंज कम है, डिमांड में ज्यादा है, या प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में कम है। प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशन चेक करते रहे हम। लेकिन क्या आपको पता है कि डिमांड आप लोगों की इनकम के साथ भी चेंज होती है। एक शख्स जिसकी इनकम ज्यादा हो जाए, वो जहाँ पे पहले 10 यूनिट डिमांड कर रहा था, वो डिमांड अपनी ज्यादा कर देगा ना, पैसे ज्यादा आने से। जी सर। यस सर। तो जब उसकी इनकम कम होगी तो वो डिमांड कम कर देगा। तो यहाँ से साबित हुआ प्राइस तो डिमांड को अफेक्ट करती है, लेकिन प्राइस के बाद जो दूसरा मेजर पोर्शन है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है आपकी इनकम। बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने वो लोग ज्यादा खाते हैं जिनके पास इनकम ज्यादा है, वो लोग कम खाते हैं जिनके पास इनकम कम है। उनके पास अगर इनकम ज्यादा हो जाए, वो भी फिर जहाँ पे हफ्ते बाद जाते हैं, 2 हफ्ते बाद जाते हैं, हफ्ते हफ्ते बाद जाना शुरू कर देंगे, 2 महीने बाद जाते हैं, महीने महीने बाद जाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इनकम पे बड़ा अफेक्ट करती है। तो आपने डिमांड का और इनकम का आपस में रिलेशन चेक करना हो, उसे फिर हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला हमने किया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये था उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। इलास्टिसिटी इसके फुट पे डी लिख देते थे हम, या पी लिख देते थे, या कुछ भी नहीं लिखते थे, तो हमें ये अंडरस्टूड होता था कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। सेम इसी पैटर्न में अगर आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो मेजर करना चाहें, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह पे क्या करना पड़ेगा? सर जी, इनकम। इनकम। तो इनकम को इकोनॉमिक्स की भाषा में वाई से डिनोट किया जाता है। इनकम को अगर आप आई लिखेंगे ना इधर, तो इनकम तो आई से बनता है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में जहां पे भी आप आई का वर्ड देखें, आपने समझ जाना ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ने ये की वर्ड आपका रिजर्व किया हुआ है, की लेटर। तो इस वजह से इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है। याद रहे कि बात। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये परसेंटेज चेंज, चेंज को डेल्टा भी कहते हैं, क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, वेयर परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ये इक्वल होता है डी क्यू ओवर क्यू, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये इक्वल होता है डी पी ओवर पी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपने जो फार्मूला लिखा है, इसकी जगह पे आप डी क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डी पी ओवर पी ये लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, इधर ही रहिएगा अभी। ये डी क्यू ओवर क्यू ये साथ मल्टीप्लाई का साइन है, तो साइन अगर आप चेंज कर दें तो ये वैल्यूज उलट जाती हैं। तो ये बन जाएगा डी क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई पी ओवर डी पी। समझे बात? यस सर। उसके बाद ये स्टेप लिखा मैंने, और इसी तरह ये डी डी वाले मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ, डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू। लो जी, फाइनल फार्मूला ये बन गया। ठीक है सर। ये है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। ये देखो इधर वाई करो, डी वाई ओवर वाई, ये भी आपका इधर वाई ओवर वाई करो, और इधर भी वाई और इधर वाई करो। चले जी, ये अब ये तो इसकी डेरिवेशन थी। आपने याद क्या रखना है, एक तो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये मैंने अभी आपको बताया कि डी क्यू ओवर डी वाई मल्टीप्लाई वाई ओवर क्यू, ये था।
इसको आप या तो ये याद रखना है आपने, या ये याद रखना है, दोनों में से डी क्यू ओवर डी वाई डिवाइडेड बाई क्यू ओवर वाई, एक ही बात है। डी क्यू ओवर डी वाई ये मार्जिनल फंक्शन है, जो कल आपको बताया था ना, मार्जिनल डिवाइडेड बाय एवरेज फंक्शन, ये मार्जिनल फंक्शन है, ये एवरेज फंक्शन है। इलास्टिसिटी का फार्मूला यही होता है, मार्जिनल डिवाइडेड बाय एवरेज फंक्शन। तो मार्जिनल डेरिवेटिव को बोलते हैं, ये मार्जिनल फंक्शन है, इसे एवरेज क्यू ओवर बाई। तो दोनों में से जो सा आसान लगे वो याद कर लें। यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकली अज्यूम कर लेते हैं। फर्ज करें इनकम एक शख्स की 1,000 थी, वो क्वांटिटी डिमांड किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वो कर रहा है 10 टाइम। अब इनकम 1,000 से इंक्रीज होके उस शख्स की हो गई है 2,000, तो क्वांटिटी डिमांड उसने 10 से इंक्रीज करके 15 पे ले गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? कोई बता सकता है आप में से? ग्रेटर देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी, या लेस देन 1 होगी? देख के पता चल रहा है। सर लेस देन 1 हो। एक तो हाँ ये तरीका, एक तो ये है कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना है। भाई 1,000 से 2,000 हो गई, डबल ही होगी, 100% चेंज हुआ। इसमें परसेंटेज चेंज कितना है? 50%। जी सर। ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज 50 है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, इसमें 100 है, तो 0.5 ना है आंसर। तो 0.5 तो लेस देन 1 नहीं होता है। तो इस केस में आपकी डिमांड वो लेस देन 1 होगी, लेस इलास्टिक होगी। प्राइस में, इनकम में इतना ज्यादा चेंज आया है, डिमांड में मामूली सा चेंज आया है। ये इस फार्मूले से अगर नहीं समझ आ रही, आप इस फार्मूले से नहीं आए, तो ये देखें, चेंज इन क्वांटिटी 10 से 15, तो चेंज इन क्वांटिटी 5 है ना। चेंज इन इनकम ये 1,000 है, क्योंकि 1,000 से 2,000 इनकम हुई, तो इनकम में चेंज कितना होगा? तो भाई इनकम 1,000 से 2,000 जब हुई, तो इनकम में चेंज 1,000 का ना होगा। यस सर। इसी तरह क्यू, ये बोलते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी चेंज होने से पहले, जो कि 10 थी। और वाई, ये बोलते हैं ओरिजिनल इनकम चेंज होने से पहले, जो कि 1,000 थी। तो इस वैल्यू को आप इस फार्मूले में पुट कर दें या इस फार्मूले में पुट कर दें, दोनों में से जिसमें मर्जी पुट करें। तो मैं इस फार्मूले में पुट कर रहा हूँ आपके रिजल्ट। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम का फार्मूला है डी क्यू ओवर डी वाई मल्टीप्लाई वाई ओवर क्यू। तो इलास्टिसिटी इनकम की डी क्यू 5 ओवर 1,000 मल्टीप्लाई 1,000 ओवर 10, तो ये 1,000 इससे कट गया। तो ये इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 होगी। तो दोनों तरफ से जिस तरह से मर्जी आप चेक कर ले। ये इनकम इलास्टिसिटी की कहानी सभी को समझ आ गई। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेशुमार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डिमांड चेंज होती। ये तो दो फैक्टर हमने स्टडी कर लिया ना, हमें पता चल गया डिमांड या तो चेंज होती है उसकी अपनी प्राइस चेंज होने से, या तो चेंज होती है इनकम चेंज होने से। ये तो दोनों वैलिड है, समझ में आ गए। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक फैक्टर होता है जो डिमांड को चेंज करता है। वो कौन सा फैक्टर है? वो है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो चेंज होती है दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से। ऐसा है कि नहीं है? कि ये ऐसे किताबी बात है सिर्फ? सोच के बताएं जरा। नहीं सर ऐसे। अब ये देखें, मार्केट में अगर आप पैंट शर्ट लेने जाते हैं, तो वो तो पैंट शर्ट की प्राइस के साथ उसकी डिमांड अफेक्ट करती है। हम ज्यादा पैंट शर्टें खरीदेंगे अगर सस्ती होगी, कम खरीदेंगे अगर महंगी होगी। लेकिन अगर आप यूं कह लें कि सब्जी का रेट ज्यादा हो गया, तो सब्जी की प्राइस ज्यादा होने से पैंट शर्ट की डिमांड में तो कोई फर्क नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं सर। तो नहीं फिर आएगा। तुम किस तरह कह सकते हो दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से एक प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है? तो नहीं होती। अब ये सब्जी का और पैंट शर्ट का आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा, इसलिए अगर सब्जी की प्राइस चेंज हो या ना हो, इसका पैंट शर्ट की डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्राइस और डिमांड वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रही होती है। खासतौर पे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनकी डिमांड और एक दूसरे की प्राइसेस वो आपस में रिलेट कर रही होती हैं। सब्स्टिट्यूट्स
किसे बोलते हैं भला, नाम सुना किसी ने? सर ये किसी चीज का मुतबादल, जैसे कॉफी और चाय है। जी 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 जी, कॉफी और चाय ये सब्स्टिट्यूट है। कुछ चीजें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं, कुछ क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं, कुछ वीक सब्स्टिट्यूट होती हैं। अब ये आपने खुद घर से स्टडी करना है, नेट में से स्टडी करें, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कौन से हैं, क्लोज कौन से हैं, वीक कौन से हैं। मैं इधर आपको मिसालें दे देता हूँ, पेप्सी और कोक, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। इस डिबेट में बाद में जाते हैं परफेक्ट है या क्लोज है। क्लो परफेक्ट का मतलब है कुछ चीजें जो 100% एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, लाइक पेयर ऑफ शूज। ये आप अगर मार्केट में जूता लेने जाते हैं तो उसका पेयर ही खरीद के आएंगे कि एक पाँव खरीद के आ जाएंगे? जी पेड़ ही खरीदेंगे, एक काम क्या करना। एक पैर की करना है, तो वो बनाने वाले भी वो दो दो पाँव ही बनाते हैं, एक सजा एक खब्बा। एक पाँव कभी भी नहीं बनता। इसका मतलब है जितनी डिमांड लेफ्ट पाँव की है उतनी राइट पाँव की। एक पेयर खरीद के वो कहता है कि भाई हमने वेस्ट थोड़ी करना है, खरीदना है तो दोनों खरीदे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों इकट्ठी खरीदी जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सॉक्स हो गए, ग्लव्स हो गए, और इस तरह की चीजें अब आपने वो देख लेने। अब कुछ होते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट वो सेम क्वांटिटी में तो नहीं होते, लेकिन क्लोज क्लोज क्वांटिटी में होते हैं। ये पेप्सी और कोक ये क्लोज सब्स्टिट्यूट में आते हैं। समझे बात? सर जी वीट और राइस, ये कौन सा सब्स्टिट्यूट होता कौन? है? वीट और राइस। व्हीट और राइस ये भी सब्स्टिट्यूट के तौर पर, जिस तरह उसने भी चाय और कॉफी की एग्जांपल दी है, ये उसी तरह के सब्स्टिट्यूट है ना। तो एक दूसरे की ऐसा। रिप्लेसमेंट। परफेक्ट तो नहीं, खैर ये हो सकता। ये आप लोगों की डिमांड पे डिपेंड करता है। कुछ के नजदीक ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कुछ के नजदीक वीक सब्स्टिट्यूट है। मैं अपनी बात करूं, मैं चावल को प्रेफर नहीं करता रोटी के ऊपर, मुझे रोटी ज्यादा पसंद है, तो मेरे लिए वीक सब्स्टिट्यूट है। अब मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि भाई रोटी ना पकाओ, एक हफ्ते के 7 दिन चावल ही पकाओ, मैं खाता रहूंगा। तो अब हम भी वो फिर बस इसको। अपनी अपनी पसंद है ना, तो उस हिसाब से ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। ठीक है ये सर। होगी जी। अब अगर कोक की क्वांटिटी डिमांड ये आप चेक करना चाहें किन किन वजूहात की बिना पे चेंज होती है, तो कोक की अपनी प्राइस, इनकम के अलावा पेप्सी की प्राइस के साथ भी कोक की डिमांड अफेक्ट करेगी। ऐसा है कि नहीं? और भाई पेप्सी सस्ती हो जाए तो कोक की डिमांड बैठे बिठाए कम नहीं हो जाएगी, लोग पेप्सी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। कोक वाले कहेंगे कि जी भाई ये सर। हुआ क्या हमारे साथ, हमने तो तो सर जी इतना। जिन्हें कोक पसंद है वो कोक ही प्रेफर करेंगे। मैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है। अब ये रमजान में पेप्सी ये रमजान बचत की ऑफर देता है, 5 रुपए 1.5 लीटर की बोतल में ये ऑफ कर देता है। तो बाहर जाके दुकाना से चेक करना जरा, पूरी दुकानदारों ने स्टॉक ही पेप्सी का किया होता है, क्योंकि डिमांड ही पेप्सी की हो जाती है। एक तरफ आप सब फर्ज कर लें कि 100 रुपीज की कोक मिल रही है, 95 की पेप्सी मिल रही है, तो लोग पेप्सी को प्रेफर करेंगे। तो कोक की डिमांड बैठे बिठाए कम हो गई। कोक ने अपनी क्वालिटी वो भी सेम रखी, अपनी प्राइस भी सेम रखी, ਉਹਦੇ बावजूद ए बन की गई कोक दे नाल, वो पेप्सी ने प्राइस चेंज कर दी। तो यहाँ से हमें पता चला सब्स्टिट्यूट्स जितने भी हैं वो एक दूसरे की डिमांड और प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप कभी भी इस किस्म की इलास्टिसिटी चेक करें जिसमें एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस के साथ आप कंपेयर करें, वो फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। उर्दू में से कहते हैं तलब की मुतकाते लचक। अब इसका फार्मूला ये बनेगा, इलास्टिसिटी एक्स डॉट वाई। एक्स डॉट वाई का मतलब है एक की डिमांड और दूसरे की प्राइस, एक्स की डिमांड और वाई की प्राइस। अब यहाँ पे देखें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आप एक को वाई को एक्स कह दें, जिसको मर्जी वाई जिसको मर्जी एक्स कह दें। अब आपने इसको कोक को वाई कहना है, तो परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, ये बन जाएगा फार्मूला। और इसको उस मैथमेटिकल टर्म में लिखें अगर, तो डी क्यू ओवर डी पी। ये डी क्यू क्वांटिटी किसकी है, वाई की, प्राइस किसकी है, एक्स की, इनटू पी ओवर क्यू, ये फार्मूला बन जाए, प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ वाई। अब सब्स्टिट्यूट्स जितने भी हैं उन पे ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से आप इलास्टिसिटी चेक करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये कौन सी होती हैं भला? ये नाम सुना पहले कभी किसी ने?
दो चीजें जब एक साथ एक्स डिमांड और करें, वाई, हाँ जी, कंप्लीट ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड करें, जैसे कि टायर एंड ट्यूब, तो वो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। टायर एंड ट्यूब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दो चीजें एक साथ। तो मोबाइल और सिम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। मोटरसाइकिल ते पेट्रोल दी प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कुछ चिरी छिका, बैट बॉल, इस तरह की चीजें ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनकी डिमांड चेक करने के लिए भी आप ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये फार्मूला लगाएंगे, और जितने भी सब्स्टिट्यूट है इनकी भी आप डिमांड चेक करने के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लगाएंगे। इसके अलावा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला कहीं पे भी वैलिड नहीं होता। ऐसी चीजें जो रिलेट नहीं कर रही उन पे क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं लगेगी। अब ये हमीद शाहिद में टॉपिक थोड़े डिटेल में लिखे हुए हैं, उधर से पढ़ लीजिएगा। अब्दुल गनी की बुक में ये बिल्कुल ही छोटे आधे आधे पेज के लिखे हुए हैं, बेशक उधर से कर लें। नोट आता होता है 10 नंबर का, या तो क्रॉस इलास्टिसिटी पे पूछेगा या इनकम इलास्टिसिटी पे पूछेगा। ये मेरे पास हमीद शाहिद की बुक ओपन है जी, सर जी आ गया। ये पेज 398 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे ये आपने निशान कर लेना, सारा पढ़ लेना। तो ये इसका फार्मूला डी क्यू एक्स ओवर पी वाई डिवाइडेड बाई क्यू एक्स ओवर पी वाई। इसने डिमांड को एक्स कह दिया है और प्राइस को वाई कह दिया, तो आपकी मर्जी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट ये काट दें, और क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट ये भी काट दें। सिर्फ क्रॉस इलास्टिसिटी सबसे पहले वाला वो आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, सिर्फ नॉर्मल गुड वाला केस ये करना है, इंफीरियर वाला नहीं करना। अभी जो मैंने करवाया ये नॉर्मल गुड केस ही है, तो ये निशान करें यहाँ से, और इंफीरियर गुड से ऊपर ऊपर तक यहाँ तक कर लें आप, फिनिश। और ये इस चैप्टर में हमने सिर्फ तीन चीजें की। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इधर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर कैसे होती है ये क्वेश्चन। दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी, और तीसरा इनकम इलास्टिसिटी। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के, ये तीसरा चौथा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा चौथा पार्ट निशान करें, पहले दो पार्ट काट दें, ऊपर से क्वेश्चन नंबर 2 निशान कर लें, बस बाकी सारा चैप्टर काट दें। ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। और इस चैप्टर का इसके साथ वो जो आपको मैंने इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल करवाए थे,